जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। कर्म आपसे पूछे जा रहे हैं, किसी दूसरे के कर्म आपसे नहीं आपके पूछे। कर्म क्या है? आपका चेहरा कौन है? मैं हूँ यासर मलिक। तो किनारे हो अरे गए नीतीश कुमार पे आपने क्या क्या कहा था? गिना नहीं मैं सुनिए जो मैं बात छोड़िए ना सर। अरे वो नहीं छोड़िए विपक्षी कैसे? पार्टी आपने और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती खुले मन से, सुधांशु जी, लेकिन सच पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने एक 3D मॉडल निकाला, वीरेंद्र सचदेवा ने। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। था नेता अन्य पार्टियों के, नीतीश कुमार जो अब आपके साथ हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने आज तो कमाल कर दिया। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ मिलकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की खूब जमकर रेल बना दी। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मुद्दों से भागने की कोशिश कर रहे थे इस डिबेट में, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उन्हें मुद्दों पर लाकर रख दिया, मुद्दों पर घेरा और मुद्दों की ही बात की। जबकि वो इधर उधर की बातें कर रहे थे तो संजय सिंह ने उनकी अच्छी खासी रेल बनाई। संजय सिंह का ये बहुत ही शानदार डिबेट है, आप लोग पूरी देख कर जाइए। जब संजय सिंह बखिया उधेड़ रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता की, तो अंजना ओम कश्यप ने भी जल्दी से पाला बदला और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछने लगी, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी हैरान थे कि आज क्या हो गया है अंजना ओम कश्यप को। आप लोग पूरी डिबेट देख कर जाइए, तमाम मुद्दों पर इसमें बहस हुई है, तमाम मुद्दों पर संजय सिंह ने बखिया उधेड़ी है। सुधांशु जी, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दिखा रहे थे, नजर लागी राजा तेरे बंगले पर, तो इस बंगले पर तो अब तक आप लोगों की नजर थी। अब आज वो लोग पहुंच गए मीडिया वालों के साथ। आप लोग कहते थे घर दिखाओ, टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, वो कह रहे हैं कि घर दिखाओ, तो इसमें फिर परहेज क्यों? देखिए, जो मैंने पूरी बात कही थी, ये वो पार्टी थी जिसने लिखित में सबसे शपथ पत्र लिया था कि हम बंगला नहीं लेंगे। तो ये वो कहते थे जो कहते थे ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल मुझे दे। वो अब कहने लगे, उनकी नजर ऐसी बदली है कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। हमारे संसदीय दल के नेता हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, इनकी भी नजर वहीं, सौरभ भारद्वाज जी की नजर वहीं। और मजे की बात है, समझिए, वो अस्थायी मुख्यमंत्री, वो स्थायी रूप से उस बंगले को चाह रही हैं। उनके तो अश्रुधारा बह रही है उसको लेकर। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि भाई आतिशी जी, तो 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहने वाली नहीं है। चलो, आम आदमी पार्टी का दावा मान ले तो भी अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं रहने वाली है। तो ये अस्थायी चीज से इतना मोह कैसा? गीता का ज्ञान समझिए, इतना मोह नहीं करना चाहिए जो आपको मात्र चंद दिनों के लिए मिला है, और उसमें भी आपको चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, आगे किसी और का होगा। तो मुझे लगता है ये जो इनके अंदर एक वास्तविकता क्या है कि आज जब इनको अपनी हार दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है, तो मुझे लगता है उस घबराहट और बौखलाहट में जो कुछ हो रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। बताइए कि आज सुबह आप लोग कर क्या रहे थे? परमिशन आपको था नहीं, सिर्फ एक आपको सियासी ड्रामा चुनावों के इर्द गिर्द करना था क्या? वरना परमिशन, और जब तक CPWD से आप चाबी नहीं लेंगे, आप वहां पहुंच के कितना भी हल्ला कर लीजिए, कैसे वहां पर ऐसे इजाजत दी जा सकती है? दूसरा, अब ये पूरा मामला कहां पर जाकर थमेगा? आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर। जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये है, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हूं ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो।
हम बिजली फ्री करेंगे, उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे, उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे, उसका विरोध, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, उसका विरोध, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसका विरोध, हर चीज का विरोध करना है। तो एक दुष्प्रचार इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहां पे सोने का टॉयलेट है, वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे थे और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। ऐसी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है, सुधांशु जी बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देखना, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, ना सोने का टॉयलेट दिखाया, ना स्विमिंग पूल दिखाया, ना मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। 8,400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे, तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। अब तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे, ना वहां जाने देंगे, ना यहां जाने देंगे। तो हम चाहते हैं इन मुद्दों पे या तो अगर आपको बहस करना, हम डेली बहस करने को तैयार है, या इस पे विराम देकर दिल्ली के जनता के हितों की बात कीजिए ना। आप स्कूल पे बात कीजिए, अस्पताल पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे उस पे आप बात नहीं करते। पेट्रोल देश में महंगा हो गया, डीजल देश में महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा हर साल किया था, आज तक पूरा नहीं किया। काला धन लाके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाने वाले थे, आज तक आपने नहीं किया। हाँ। किसानों को आपने 1 साल तक सड़कों पे बिठा के रखा, उनको प्रताड़ित किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, आज भी किसान आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। दोनों के शुरुआती कमेंट्स हो गए हैं, तो अब मुझे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। संजय जी, आपने मेरे उस प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हुए आप लोगों ने घर क्यों नहीं दिखाया। आपने उस सवाल से बिल्कुल किनारा कर लिया। आज तो सिर्फ एक चुनावी ड्रामा था ना सर, आप जब वो रह रहे थे उस वक्त घर दिखाते ना सर। एक चीज ये बताइए, हाँ, एक चीज ये बताइए, उसी घर के अंदर बहुत सारे पत्रकार गए जब वो रहते थे, दुनिया भर के देश भर के तमाम राजनेता गए जब वही रहते थे, उसी घर में रहते थे। और अपने ही राजनीतिक पार्टी के नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी गए थे उस घर में। तो हमने कौन सी रोक लगा रखी थी कि भैया इस घर के अंदर आना ही मना है? ठीक है। बहुत सारे लोग जो जनता के बीच में होते थे वो भी आते थे मिलने के लिए। सारे लोग वहां घर पे जाते थे सुधांशु जी, वो कह रहे हैं सारे लोग जाते थे। आप लोग ऐसे कैसे कि आप दुष्प्रचार करेंगे वहां पे? सुधांशु जी, देखिए संजय जी ने कहा खुला हुआ था, नेता अन्य पार्टियों के नीतीश कुमार जो अब आपके साथ हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने याद दिलाया। अरे बाकी तो छोड़िए, आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था। तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात भूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा था जरा सीसीटीवी दिखा दीजिए, बड़ा अच्छा मौका था, देखो भाई वो नेता आई मिलने, लो सीसीटीवी देख लो। कहा सीसीटीवी गायब, सीसीटीवी फुटेज ही नहीं अवेलेबल है। अरे कितना बढ़िया मौका था आपके पास लीगली दिखाने का कि लो भाई आज हम सीसीटीवी दिखाई दे रहे हैं, मगर आप उससे चूक गए। अब मैं दोनों बातें बताना चाहता हूं कि जो आपने बात कही, मैंने संजय जी ये नहीं कहा कि आचार संहिता लगने की वजह से, आचार संहिता से पहले टोटल कंट्रोल आपका था, आचार संहिता के बाद
सरकार के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। मंत्री डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी आगे अंजना ओम कश्यप और संजय सिंह दोनों सुधांशु त्रिवेदी की खूब जमकर बखिया उधेड़ने वाले हैं। और दूसरी बात हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस प्रकार का प्रचार, दुष्प्रचार, अन्य बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो 10 लाख का सूट था ना, वो जानते हैं 3.5 करोड़ में नीलाम हुआ, और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व में आपके साथ के कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्रियों ने अपनी कितनी कितनी चीजों को वो किया गया है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ आपको आकर यह बात करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप लोग आकर केवल एक प्रकार का प्रपंच फैलाएं। सुधांशु जी, लेकिन सच पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने एक 3D मॉडल निकाला, वीरेंद्र सचदेवा ने, उसमें पीछे स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं स्विमिंग पूल नहीं है। बार कह रहे हैं मिनी बार लगभग 6-6.5 लाख का, वो है नहीं, वो उनका दावा है कि है नहीं। तो दिखा दीजिए ना घर, क्यों उसको पर्दे में क्यों रखना है फिर? मैं बता रहा हूं, अब चूंकि वह जांच की परिधि में आ गया है और वो चीजें जांच के अंदर हो रही हैं, तो मानी हुई बात है, अब तो जांच एजेंसी की जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी। मैं तो सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि अगर इनके मन में यह बात थी तो इन्हें बिल्कुल पहले साफ साफ दिखा देना चाहिए था, मगर क्या बताएं, इनकी जानते हकीकत क्या है इसमें, तो कोई चलिए कोई बात नहीं। आप कह रहे सोने के टॉयलेट की बात किसी ने नहीं कही थी, 15 लाख के टॉयलेट की बात कही गई थी, खैर छोड़िए उस विषय को। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब, ये 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाते थे और ऐसी शर्ट पहनते थे, लगता जैसे हंडिया के अंदर से निकाली गई हो, और उसके बाद आप ये तो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए के बिल्स पेमेंट हुए हैं, और कितनी बेहतरीन और कितनी बुद्धि लगा के बिल पेमेंट हुए हैं कि दिल्ली का फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी एलजी के संज्ञान में आ जाएगा। तो सारे बिल 9 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 54 लाख, और एक बिल तो ऐसा जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो गजब की बुद्धि लगाई है, ये कहना पड़ेगा। बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार करने में, अपनी चीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ के रखी थी। अब आप लोग बताइए कि कोई ऑफिशियल तो सीएम हाउस यहां है ही नहीं, फिर आपने कैसे उस घर पे खर्च कर दिया? उस घर पे सीएम हाउस ही ये होगा, और आरोप ये है कि आपने पूरे आसपास के एरिया को, वो भी ग्राफिक्स दिखाइए, आसपास के तमाम एरिया को उसमें शामिल कर लिया। इसका जवाब दीजिए। 2 पॉइंटेड क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। ये बार बार हम लोग बात कह रहे हैं। और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पर चर्चा कराइए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के आवास पर चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री के आवास पर चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतमाला प्रोजेक्ट से लेके, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला से लेके, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की जमीन औने पौने दामों में देने का आरोप सीएजी रिपोर्ट में इनकी सरकारों पर लगा, उस पर एक शब्द कहीं चर्चा नहीं होगी। 2014 में 117 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप खुले दिल से कीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए क्या? 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चल रहे हैं। उनका निजी घर नहीं है, 12 करोड़ के 6 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अंजना जी, अंतिम बात पूरी कर लीजिए। देखिए अंजना जी, एक बात इन्होंने और कही कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं।
मात्र 325 करोड़ रुपए, और वो भी नहीं देते हैं। हर बजट को उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, जो 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई। आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। बावजूद इसके हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई फ्री में, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, 38 फ्लाईओवर बनाए, 250 किलोमीटर की हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया दिल्ली के अंदर, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बनाई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, फिर भी मुनाफे का बजट दिया। इसलिए आलोचना करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। दिल्ली के बारे में आंकड़ा ठीक से पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए, और तब उसके बारे में बात अब जवाब दीजिए। आप दिल्ली के नहीं, वो कह रहे हैं पहले भी मुनाफे में था, आज भी मुनाफे में है, बाकी मुख्यमंत्रियों आगे भी मुनाफे में रहेगा। मैं बताना चाहता हूं, बाकी मुख्यमंत्रियों की भी रिपोर्ट और सबके घरों की रिपोर्ट, सारे मंत्रियों की, संजय जी, मैं मुख्यमंत्रियों बिल्कुल की आपसे कहूंगा, आप अपनी पार्टी वालों से कहिए दिल्ली के पूरे बजट के, मैंने कहा 2015-16 में दिल्ली के बजट का जो मुनाफा था वो 1.54% था, फिर घट के 1.37 हुआ, फिर घट के 0.94 हुआ, अब 0.3 हो गया है। ये उत्तरोत्तर घटा है साल दर साल। पहली बार आपने नेशनल सेविंग स्मॉल फंड से 2,668 करोड़ रुपए 2016 में लिए थे। अब आपने पिछले 3 साल में 11,000 लिए और इस अकेले साल में 10,000 करोड़ का आवेदन दिया है। इसलिए बात कही है, बात हवा में नहीं कही गई है, उत्तरोत्तर कही गई है। अब आपने जो एक बात कही कि साहब इसी बंगले पे क्यों, साहब जानते हैं उसका कारण क्या है? कि वो पार्टी पूछ रही इस बंगले पे इसलिए कि मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को शाम 4:55 का ट्वीट देखिए जाके केजरीवाल जी का। वो कहते हैं शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री आवास में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता है इसका बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इस आलीशान मकान में रह सकता है। तब केजरीवाल जी ने कितने मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था, क्योंकि टारगेट उस समय दिल्ली था। आपने कहा था, इससे पहले किसी ने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा, आपने खुद अपना बताया है भाई, बेंचमार्क आपने बनाया है। डिबेट को पूरा देख कर जाइए, अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट देखिए, आगे और अच्छी बहस होने वाली है। मिटे न रे भाई, ये आप ही का कर्म का लिखा हुआ लेख है जिसपे जनता आपसे आलेख पूछ रही है कि भाई आप ये कहते थे, अब ये बता दीजिए। और दिल्ली के साथ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल आपने कहा ये मुफ्त दिया, शायद भारत की इकलौती सरकार, इसने एक पौवे के बदले एक पौवा भी मुफ्त दिया। आपने कहा पानी का इतना अच्छा काम किया, राजेंद्र नगर में फ्लड आया और उसमें बच्चों के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिजली के हैंगिंग वार में देखिए तार जो थे वायर, तो जुलाई 2024 में 26 साल का युवक उसी करंट से चला गया। और जमुना के बारे में क्या क्या कहा गया था, आज जमुना दिखाई पड़ रही है। और मजे की बात है, पहले कहते थे कि प्रदूषण खराब होने के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। अब आके डिस्टेंस बताते हैं कि हरियाणा नजदीक है, पंजाब दूर है, ये ऐसा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये जो कुछ हो रहा है वो आप ही के कर्म आपसे पूछे जा रहे हैं, किसी दूसरे के कर्म आपसे नहीं पूछे। आपके कर्म क्या है, आपका चेहरा कौन है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, दिल्ली आपको कैसे स्वीकार करे, दिल्ली आपको क्यों ऑप्शन माने? आप भी तो सोचिए, लगातार आपने अपना ग्राफ देखा है क्या हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन के समय आप 31-32 सीट आए थे, उसके बाद से तो आप गिर ही रहे। मतलब आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप दिल्ली में कोई क्लेम करें, कोई चेहरा ही नहीं है आपके पास। कौन है सर? मैं बताना चाहता हूं क्यों आपने उम्मीदवार कितनी लेट से उतारा है वो देखिए, कितने पहले से। असल मैदान में तो लड़ाई वहां होगी ना, सीट बाय सीट। देखिए यहां पे हम कहना चाहेंगे, हमें क्यों दें, उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है 1.5-2 साल से, कोई जाके चेक कर ले 2 साल पहले महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में, जबकि वहां पर मुंबई भारत की राजधानी है, सबसे पीछे चला गया था। आज उस समय कर्नाटक आगे हो गया था, अब कर्नाटक पीछे है, इवन गुजरात से भी आगे मुंबई आया है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस, उत्तर प्रदेश में आपके पास योगी आदित्यनाथ। सर यहाँ पर चेहरा कौन सा क्रेडिबल है? बिल्कुल आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपको आगे करते हैं। महाराष्ट्र में हमने किसी को सीएम प्रोजेक्ट किए बगैर सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में किसी को सीएम प्रोजेक्ट करे बगैर सरकार बनाई थी। और अब मैं कहना चाहता हूं, ये तो हमसे पूछा जा रहा है, मगर उनका तो मुख्यमंत्री बैठा है तब चेहरा नहीं है। मेरे भाई जो सामने दिख रहा है वो चेहरा है या मुखौटा, ये तो बता दो। देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है।
लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहां उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया। जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे? मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है, तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हां ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। यह आपकी मजबूरी है, यह आपकी व्यवस्था है। आपकी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्टों में हम कहां पे खड़े हैं उसकी भी एक दिन समीक्षा करके आइएगा। इसलिए सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। जमुना की सफाई नहीं हुई, हमने माना कि जमुना की सफाई नहीं हुई, लेकिन इतना राजनीतिक साहस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर होना चाहिए। देश के नौजवानों से माफी मांगे कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, हमने आपको धोखा दिया। देश के किसानों से माफी मांगे कि हमने कहा था आपके फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा, हमने 750 किसानों की शहादत ली, हमने सड़कों पर कीले बिछवाई। हमने कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, हमने महंगाई कम नहीं किया। गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। माफी मांगिए महंगाई के लिए, माफी मांगिए इस बात के लिए कि आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। साहस दिखाइए। कह रहे हैं राजनीतिक साहस है आम आदमी पार्टी में, आपके पास नहीं है। बातें करके, झूठ बोल के, राजनीतिक साहस पर वो झूठ बोल के आप चाहते हैं कि देश की जनता को भ्रमित कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। कौन झूठ बोलता है और कौन तुलनात्मक करता, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है 9 मई 2012। एक अंतिम बात जल्दी से अंजना जी, एक अंतिम बात। बोलिए। ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा था नोट की कीमत गिरती है तो देश का मयार गिरता है, मर्यादा गिरती है, मान सम्मान गिरता है। आज नोट कहां कहां पहुंच गया। अब आप देश के मान सम्मान को बचा पाने में सक्षम नहीं है। चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे आपके अधिकारी खुद आके कैमरे पे बता रहे हैं कि चीन कहां कहां घुस गया है। गलवान घाटी की घटना अभी तक हम भूले नहीं है। तो आप लोग कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो चुका है। अब इस पर जवाब लेते हैं। राजनीतिक साहस पर कथनी और करनी में फर्क है। कथनी और करनी का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। केजरीवाल जी का ट्वीट है मई 2012 का। हमारे पास शरद पवार जी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। मैं तो हैरान हूं देखकर कि ये मेरे वर्ड नहीं है, उनके वर्ड है, जिस बेईमान आदमी को जेल में होना चाहिए वो आज इतना बड़ा नेता बनकर बैठा है। फिर केजरीवाल जी का ट्वीट है 25 मई 2023 को, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आदरणीय शरद पवार जी से आज मिलने जा रहा हूं। कथनी और करनी बहुत सोच के बोलनी चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए? मैं बताना चाहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग। वहीं मोदी जी रह रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह जी रहते थे, उससे पहले वहीं वाजपेयी जी रहते थे, वहीं देवगौड़ा जी, वहीं गुजराल जी, वहीं पर नरसिम्हा राव जी, और उससे पहले चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, और जहां तक हमें बचपन का जिस जमाने से याद है राजीव गांधी जी वहां रहे। और भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। आप क्या बात करने का प्रयास करते हैं?
भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? वहां पर सिर्फ इसकी नहीं होगी, वहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अगर सैटेलाइट से अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए उसकी भी। ऐसी बचकानी छिछोरी बातें कोई बेपढ़ा लिखा नेता करे तो समझ में आता है। केजरीवाल जी जो दावा करते वो तो आईआईटी ग्रेजुएट हैं भी और आईआरएस ऑफिसर हैं। जब वो ये करे तो समझ में आता है ये बचकानी हरकत नहीं है, ये शातिरानी हरकत है। आज वही चरित्र इनका पुनः। संजय जी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा के मुद्दे को आप मुख्यमंत्री के घर पर पर्दे, मार्बल और इन चीजों पे खर्च से नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसा सामान्य ज्ञान कहता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि आपकी पार्टी को एक जो मॉरल स्टैंड आप लेते थे उस पर जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। आपने मॉरल स्टैंड लिया था, नाम ही पार्टी का रखा था आम आदमी पार्टी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि ये दिन रात बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। अभी एक प्रचारक के बारे में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे थे तन समर्पित मन समर्पित। अरे सुधांशु जी, अब गाना बदल गया है, तन समर्पित मन समर्पित, देश का पूरा धन अडानी को समर्पित। आकाश में चले जाओ, जहाज अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पाताल में चले जाओ, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, जमीन पे आ जाओ, सड़क अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को। पूरे देश का लाखों करोड़ का धन अपने दोस्त अडानी को समर्पित कर दिया है मोदी जी ने। अब वो पंक्तियां बदल गई हैं उनके बारे में। दूसरी बात, कथनी और करनी वाली बात पूरी कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। संजय सिंह की ये डिबेट देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अंजना ओम कश्यप की आज की एंकरिंग के बारे में जरूर कमेंट करें। इनको एक एक चीज याद रहता है। इनको शरद पवार का नाम याद है, अजीत पवार का नाम याद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया है अजीत पवार ने। अरे हेमंत बिस्व शर्मा ने तो वाटर घोटाला किया है, उसकी बुकलेट जारी कर रहे हैं हम लोग। अरे शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है शारदा नारदा स्कैम के। अरे ये छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, हसन मुशर्रफ भ्रष्टाचारी है, प्रफुल्ल पटेल का रिश्ता तो दाऊद इब्राहिम से है, नारायण राणे ने तो घोटाला किया है। अरे ये अशोक चौहान, अरे इसने तो बहुत बड़ा अदर सोसाइटी घोटाला कर रखा है, हमारे देश के जवानों के साथ गद्दारी की है। ठीक है, अब 30 सेकंड ही मैं दोनों को दे पाऊंगी, टाइम की कमी है। 30 सेकंड में अपनी बात आप पूरी कीजिए। मोदी जी के गले मिल रहे हैं। 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। मोदी जी ने सबको गले लगा लिया है। जब आप गठबंधन में थे कांग्रेस के साथ तो केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में जाकर कहा था भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। तो आपने तो जितने गिनाए सबसे किनारे हो गए। नीतीश कुमार पे आपने क्या क्या कहा था गिना? नहीं, मैं सुनिए जो मैं बात, छोड़िए ना सर। अरे नहीं छोड़िए कैसे, ये गठबंधन में रहते हुए बोला है। गठबंधन से अलग होने की बात अलग है। गठबंधन में रहते हुए भगवंत मान ने कहा है दिल्ली से पंजाब तक कोई मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। ये गठबंधन में रहते हुए बोला गया एक दूसरे के प्रति। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। आज की डिबेट में सबसे ज्यादा अच्छा किसने बोला, संजय सिंह ने बोला या सुधांशु त्रिवेदी ने बोला, इस पर कमेंट करके जरूर बताकर जाइए। और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने भी आज तो बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किए, उनसे बहस की, उनके बीच में टोका टाकी भी की। आपको ये देखकर कैसा लगा इस पर भी जरूर बताकर जाइए। दिल्ली का इलेक्शन करीब आ रहा है, 2 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आने हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार दिल्ली के इलेक्शन में कौन कामयाब होने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होगी, या फिर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी कोई खेला कर जाएगी बीच में। तो आप लोग इस पर जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें।